बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्रोग्राम बैठक में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है रियासत जम्मू कश्मीर की एक नामवर शख्सियत और एक उस्ताद, एक मुहक्किक, एक स्कॉलर, मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल रज़ाक ख़ान खलीक, जो मसला कश्मीर पर एक अथॉरिटी हैं और बहुत सारे हालात से वाकिफ़ हैं, चश्मदीद गवाह हैं और बाकायदा तौर पर इस तहरीक में एक सरगर्म रहनुमा के तौर पर इन्होंने हिस्सा लिया। और अब चूँकि उम्र का तकाज़ा ऐसा कि शायद ये घर से बाहर काम ही नहीं करते होंगे, लेकिन बहरहाल इनकी तारीख़ आज़ादी कश्मीर के साथ लगन, मोहब्बत, तड़प अपने वतन के साथ वो उसी तरह है जिस तरह आज से 20-30 साल पहले शायद थी। तो इनके रिहाइशगाह पर आज हम इनसे कुछ मौज़ूआत पर, ख़ास तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक और हम कश्मीरियों का किरदार, इस मौजू पर हम इनसे आज रहनुमाई लेंगे कि क्या हालात हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर क्या आज़ादी की कोई तहरीक मौजूद है? महबूब साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे इस नाजुक मौजू पर गुफ्तगू कर सकूं। ये बहुत नाजुक, पेचीदा और गुंजलक मौजू है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और दुनिया के लिए भी, इसलिए कि दुनिया इन्वॉल्व है किसी न किसी शक्ल में। पाकिस्तान तो पार्टी है और इंडिया भी एक पार्टी है और ये इंटरनेशनल लेवल पर इनकी ये यूएनओ के मेंबर हैं और इस हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे इनके तल्लुकात हैं और इनके जो चाहने वाले और इनके जो मुखालफिन हैं उनके नज़दीक भी जम्मू कश्मीर एक ऐसा इशू है जो किसी भी वक्त एक्सप्लोड कर सकता है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े तनाज़े का सबब बन सकता है। तो इस हवाले से ये बड़ा हसास और पेचीदा मौजू है, गुंजलक मौजू है। हमारे लिए तो ज़िंदगी और मौत का मसला है, लेकिन हमने इसी में इसी सूरत हाल में जो इस वक्त है इसमें रह कर ज़िंदा रहना सीख लिया है और अब हम शायद महसूस भी नहीं करते कि ये कोई ज़िंदगी और मौत का ऐसा मसला है। लेकिन जब इस पर गौर करते हैं और जो हसास ज़हन हैं, हसास दिल रखने वाले लोग हैं, वो इस पर खून के आंसू रोते हैं अगर हकीकत बयान की जाए। तो इसलिए कि एक भरपूर रियासत, एक मशहूर रियासत, एक ऐसा मुल्क जो तारीख़ी तौर पर 6-7 हज़ार साल से जो तारीख़ों में आ रहा है, जिसका ज़िक्र आ रहा है और जो 6-7 हज़ार साल से जिसके तहज़ीब की उम्र है और तमद्दन की उम्र है और जो जहाँ एक कौम है जिसकी बहुत गहरा और बहुत वज़नी तहज़ीब व तमद्दन है, उस कौम का वतन टुकड़े टुकड़े कर दिया गया 1947 में। और वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो प्रो हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने एक नादानी की वजह से भी, मैं उसको नादानी भी कहूँगा, गैर दानिस्ता तौर पर भी और दानिस्ता तौर पर भी इसको टुकड़े टुकड़े करने का रोल अदा किया। तो मैं इस मौजू पे सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हकीकी मायनों में तहरीक आज़ादी की तारीफ़ अगर सियासी बुनियादों पर की जाए, सियासी लिहाज से की जाए, तहरीक की तारीफ़ की जाए, तो उनमें से किसी पर भी जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने और जहाँ जिन लोगों ने लीडरशिप का रोल इख्तियार किया है, उन्होंने इसको वो इंतहाई
कम कद्दोकाठ के आदमी थे, बुलंद कद्दोकाठ, बुलंद जहन, बुलंद दिलो दिमाग के लोग नहीं थे शायद, कि उन्होंने इसके फ्यूचर के बारे में गौर नहीं किया और वो नहीं समझ सके कि जम्मू कश्मीर को इकट्ठा कैसे रखना है, इसको किस तरह। ये और बात है, मैं इस बात का एतराफ़ भी करूँगा और अपने सामीन को ये बताने में कोई मुझे आर नहीं है कि साम्राज्य का भी इसमें बड़ा हिस्सा है जी। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर तकसीम हुआ है, जब बड़े सगीर तकसीम हुआ है, तो साम्राज्य का जो इंडिया था, उसकी जो इंटेंशन थी, जो नीयत थी, जो ज़रूरत थी, वो ये थी कि बड़े सगीर को मजहबी बुनियादों पर तकसीम किया जाए ताकि मगरबी जो इसका हिस्सा है, शुमाल मगरबी बड़े सगीर का, उसमें एक ऐसी मजहबी जुनूनी रियासत कायम की जाए जो मिडल ईस्ट और दूसरे इलाकों के मुसलमानों को कंट्रोल कर सके जी। और इसके अलावा यहाँ से होकर साम्राज्य सोवियत यूनियन की जासूसी भी कर सके और उसको कंट्रोल भी कर सके। लिहाजा इसको तकसीम होना चाहिए और इसको इस तरह तकसीम होना चाहिए कि इसकी जो सरहदें हैं वो किसी भी तौर पर सोवियत यूनियन के करीब न जाएं, या सोवियत यूनियन से मिलते हुए जो ममालिक हैं, सोवियत यूनियन का हिस्सा हैं जो ममालिक, उन के करीब ना हो। चुनांचे गिलगित बल्तिस्तान को इसलिए पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। बरतानिया की MI6 ने अपने स्काउट्स के ज़रिए, जो इंग्लैंड में स्काउट्स थे उसके गिलगित बल्तिस्तान में, उसके ज़रिए से पाकिस्तान के हवाले किया। और इसी तरह यहाँ जो पठानों का हमला हुआ, जो 22 अक्टूबर को कबायली हमला हुआ, वो हमला भी उसमें भी अंग्रेज़ और अमरीकी शामिल थे, क्योंकि उसकी शहादतें मौजूद हैं तारीख में। वो किस शक्ल में मौजूद थे सर? किस शक्ल में? वो किस शक्ल में मौजूद थे? बरतानवी, पाकिस्तान की आर्मी के साथ मौजूद थे। और ये स्काउट्स जो आपने बरतानवी स्काउट्स की बात की है जी, तो ये तो मुआहदा कराची के जरिए गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के जेर कंट्रोल हुआ ना? नहीं, पाकिस्तान के मुआहदा कराची हुआ था, उसके बाद पहले ही हो गया था। कैसे? 1 नवंबर 1947 को जब गिलगित आज़ाद हुआ, जब गिलगित बल्तिस्तान स्काउट ने आज़ाद किया, आज़ाद से मुराद है कि हिंदुस्तान से छीना, ठीक है, तो उस वक़्त उसी वक़्त से पाकिस्तान का पॉलिटिकल एजेंट वहाँ चला गया था, उसके कोई 10-15 दिन के बाद, ठीक है। और ये 2 साल तक 47 से लेकर 49 तक कराची मादा। तो लेकिन आपने कहा ना कि भाई ब्रिटिश स्काउट्स थे, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान को दिया। बिल्कुल दिया। वो जो मेजर ब्राउन था वो स्काउट कमांडर था, ठीक है, और उसने ये इंतज़ाम किया, स्काउट्स को इस्तेमाल किया। और मुआहदा कराची कब हुआ सर? मुआहदा कराची तो अप्रैल 28 अप्रैल 1949 को हुआ है। उनको 1949 को, ये तो तकरीबन 2 साल का फ़र्क पड़ रहा है। 2 साल पाकिस्तान का उसमें पहले से मौजूद थे पॉलिटिकल एजेंट जो उसको कर रहे थे जी। गिलगितियों ने तो 10-15 दिन के बाद ही पाकिस्तान से हुक्मरान मांग लिया था। अच्छा, अच्छा, ये बताइए सर कि आपने कहा जी कि रियासत जम्मू कश्मीर में आज़ादी वतन की कोई ऐसी तहरीक नहीं है जिसको तहरीक कहा जाए और जो मुख्तलिफ लवाज़मात के वाले से उस पर पूरा उतरती हो, लेकिन इस वक्त तकरीबन 100-150 या मलक अब्दुल मजीद मरहूम कहा करते थे कि 250 तंजीमें बनी हुई हैं आज़ादी के लिए, जदोजहद कर रही हैं, तो इनका क्या मकसद है फिर? ये क्यों इतनी तंजीमें हैं? और ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ग्राउंड पर ये इस तरह की तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन क्या इस तरह की तंजीमें ये समझती हैं कि जम्मू कश्मीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्से के जो लोगों के रुझानात हैं, तकाज़े हैं, वो मुख्तलिफ हैं, और वो मसलन जो यहाँ सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में जो तंजीमें हैं, क्या इनको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग इनके ख़िलाफ़ हैं, वो इनका साथ नहीं देते इस आज़ादी की तहरीक में? इसी तरह मकबूजा कश्मीर जो है इंडिया का कश्मीर है, इंडियन कश्मीर के लोग भी इनका साथ नहीं दे रहे। तो ये तो एक छोटा सा टुकड़ा है आज़ाद कश्मीर। लेकिन आज़ाद कश्मीर में कायम जो आज़ादी की तंजीमें हैं
और ख़ास तौर पर एक बड़ी तंजीम का ये दावा है कि उसकी ब्रांच इधर भी है उधर भी है, पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, और उस तंजीम के प्लेटफार्म से ही आज़ादी की अस्करी तहरीक शुरू की गई थी 1988-89 में। देखिए, बात यह है कि ये तंजीम किसने शुरू की ये अब राज नहीं रहा। ये तंजीम तो पाकिस्तान की एजेंसियों ने शुरू की थी, और ये तहरीक, और पाकिस्तान की एजेंसियों के तहरीक या तंजीम? नहीं, तहरीक भी और तंजीम के साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन था, और उनकी बल्कि इस पर वो सारा प्रेशर था, और तंजीम को भी वो मुतअस्सर करती हैं पाकिस्तान की एजेंसियाँ। वरना वो आदमी जिसका यहाँ मतलब कोई तल्लुक़ नहीं है, जो इंडियन कश्मीर के अंदर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन है यासीन मलिक। जी। यासीन मलिक ने यहाँ से शादी की, और सबको पता है किसने करवाई शादी एजेंसियों ने करवाई उसको। शादी तो कहीं से भी हो सकती है सर, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये देखना अंदरूनी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो हकायक हैं वो बहुत तल्ख हैं, और अगर हकायक बयान किए जाएँ तो फिर ये सारी ढांचा जो है ये धड़ाम से नीचे। और फिर सर ये भी है ना कि हमारे यहाँ ये भी है कि शादी ये ऊपर फैसले होते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये मिथ हैं, ये माइथोलॉजी है, मिथ हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। शादी में वालिदैन कितनी तगदो करते हैं, कितनी दौड़ धूप करते हैं रिश्ता तलाश करने में, वो नौजवान जिन्होंने शादी करनी होती है उनकी कितनी ख्वाहिशें होती हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि भाई अब चूँकि आपने कहा जी कि रियासत जम्मू कश्मीर में आपको कोई आज़ादी की तहरीक सिरे से नज़र ही नहीं आ रही है, जिससे बहुत सारे लोग इत्तफाक़ करेंगे और कुछ इख्तलाफ करेंगे यकीनन, तो लेकिन इसके बावजूद इतनी तंजीमें, इतनी जमातें इस वक्त मसरूफ़ अमल है आज़ादी वतन के लिए, क्या इन तंजीमों का जो तरीक़ाकार है, क्या आज़ादी की तहरीकों का यही तरीका होता है? मैं देखिए महबूब साहब, मैं इन तंजीमों को और इन तंजीमों के मेंबरान को की जो ख्वाहिशात हैं उनका एहतराम करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो हकीकी मायनों में आज़ादी चाहते हैं। लेकिन ये सारा अगर गौर व फिक्र करें आप, ये सारा सतही अंदाज़ है चीज़ों को देखने का। अगर आप गौर व फिक्र करें और आप बैकग्राउंड के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते। सही है। जम्मू कश्मीर जिससे तकसीम हुआ और जो जहाँ से ये शुरू हुआ सारा सिलसिला, तो उसकी वो पस मंज़र है इसका, उस पस मंज़र के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने ये आज़ाद कश्मीर का इलाका पाकिस्तान हिंदुस्तान तकसीम होने के से पहले ही ये इलाका जो यहाँ मुस्लिम अक्सरियत है ये पाकिस्तान के हवाले कर दिया था एक तरह से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने, मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद करके और इस्लामी नारे लगाकर। लेकिन उस वक्त एक बड़ी जमात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं मानी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया के साथ शामिल होना चाहती थी, उसकी बात भी नहीं मानी गई, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मूव जो थी वो दुरुस्त नहीं थी, इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को महाराजा हरी सिंह के साथ कोऑपरेट करके जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना चाहिए था। उस वक़्त काबिल अमल बात यही थी, और करीने क़यास भी यही था कि जो रियासत का हुक्मरान है जिसको इंटरनेशनली तस्लीम कर लिया गया है 1 अगस्त 1947 को, उसको ये उससे और इत्तफाक से वो जो मुतलक अलअनान हुक्मरान था जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हक़ में था, और शेख साहब का भी दावा था कि वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हक़ में, इनको मिलकर कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। यानी कि वो रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रखना चाहता था महाराजा हरी सिंह। बिल्कुल। नाज़रीन मोहतरम, महाराजा हरी सिंह रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार देखना चाहते थे, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रखना चाहते थे, लेकिन कुछ साजिशों ने ऐसे हालात पैदा किए, और ख़ास तौर पर जो कबायली थे उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मुदाखलत की, हमला किया, और उसकी वजह से महाराजा हरी सिंह को भारत के साथ मुआहदा करना पड़ा, इल्हाक़ करना पड़ा।
ये गुफ्तगू का ख़ुलासा है कि मौजूदा जो तकसीम है वो इस वजह से हुई कि महाराजा को मजबूर कर दिया गया कि वो इलाक़ के भारत करे। यहाँ पर हम पहली नशिस्त का इख्तिताम कर रहे हैं।